गहरे सन्नाटे में डूबी दिल्ली की रात में एक पुरानी इमारत की छत से गिरती एक औरत की चीख सुनाई दी, जो कुछ ही सेकंड में चुप हो गई। अगले दिन सुबह पुलिस को उसकी लाश मिली, जो बुरी तरह टूटी हुई थी। चेहरे पर खून सूख चुका था और आंखें अब भी कुछ कहने की कोशिश कर रही थीं। एसीपी समर त्यागी को केस सौंपा गया, जो अपराधों को पढ़ लेने की अपनी विशेष क्षमता के लिए जाना जाता था। उन्होंने लाश की हालत देखकर अंदाजा लगाया कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है। पास ही एक टूटा हुआ कैमरा मिला, जिसमें आधा चेहरा दिखाई दे रहा था लेकिन तस्वीर धुंधली थी। उस औरत का नाम रागिनी था, जो एक मशहूर फैशन फोटोग्राफर थी और हाल ही में उसने कई हाई प्रोफाइल लोगों के खिलाफ एक ब्लैकमेलिंग केस दायर किया था। समर ने तुरंत उसके फोन और लैपटॉप की जांच करवाई, जिसमें कुछ बेहद निजी और चौंकाने वाली तस्वीरें मिलीं, जिनमें कुछ राजनेता, बिजनेसमैन और एक मशहूर अभिनेता भी शामिल थे। रागिनी इन तस्वीरों का इस्तेमाल कर रही थी, जिससे उसे लगातार धमकियां मिल रही थीं, पर उसने हार नहीं मानी। समर ने रागिनी की सबसे करीबी दोस्त श्रेया को बुलवाया, जो खुद एक नामी वकील थी। श्रेया ने बताया कि रागिनी पिछले 2 हफ्तों से काफी डरी हुई थी, लेकिन उसने कारण नहीं बताया था। उसी दौरान समर को सीसीटीवी फुटेज मिला, जिसमें रागिनी की मौत से कुछ घंटे पहले एक नकाबपोश शख्स बिल्डिंग में घुसता दिखा, लेकिन चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। समर ने शक के दायरे में सबसे पहले उन लोगों को लिया जिनके नाम तस्वीरों में थे। सबसे पहले उन्होंने अभिनेता करण मल्होत्रा से पूछताछ की। करण ने माना कि वो तस्वीर में था, लेकिन उसका कहना था कि वो रागिनी से ब्लैकमेल हो रहा था और उसे पैसे भी दे चुका था। समर ने पूछा कि उस रात वो कहाँ था, तो करण ने बताया कि वो अपनी शूटिंग में व्यस्त था, लेकिन उसकी लोकेशन साबित नहीं हो सकी। इधर समर को फॉरेंसिक रिपोर्ट मिली, जिसमें बताया गया कि रागिनी की मौत से पहले उसका गला दबाया गया था, यानी उसे मारा गया, फिर छत से फेंका गया। समर का शक और गहरा हुआ। उसने करण की कॉल डिटेल्स निकलवाई, जिसमें एक नंबर बार बार आता था, जो एक ब्लैक मार्केट डीलर शमशेर अली का था। शमशेर पहले भी सुपारी किलिंग के केस में पकड़ा जा चुका था, लेकिन सबूतों की कमी के चलते छूट गया था। समर ने शमशेर को उठा लिया और सख्ती से पूछताछ की, तो उसने बताया कि करण ने उसे रागिनी को डराने और सबूत चुराने के लिए कहा था, लेकिन उसने उसे नहीं मारा, बल्कि जब वो वहां पहुंचा तो रागिनी पहले से मरी हुई थी और उसका कैमरा टूटा पड़ा था। समर को लगा कि कहीं कोई तीसरा शख्स तो नहीं था जो इस सारे खेल को देख रहा था। समर ने तब श्रेया की कॉल रिकॉर्ड्स चेक की और पाया कि रागिनी की मौत से ठीक 1 दिन पहले वो उससे 2 बार मिली थी और एक कॉल काफी देर तक चली थी। समर ने श्रेया से फिर सवाल किए, तो उसने कहा कि वो रागिनी को समझा रही थी कि वो केस वापस ले ले, लेकिन रागिनी नहीं मानी। समर को ये बात खटकने लगी। फोरेंसिक टीम ने रागिनी के कैमरे से कुछ डेटा रिकवर किया, जिसमें एक फोटोग्राफ मिला जो किसी कमरे के अंदर का था और उसमें रागिनी एक महिला से बहस कर रही थी। चेहरा अधूरा था, लेकिन बाल और कद काठी देखकर समर को संदेह हुआ कि वो श्रेया ही थी। समर ने तुरंत उस फोटो की क्लैरिटी बढ़वाई और पाया कि वो सच में श्रेया ही थी। जब समर ने ये फोटो दिखाकर श्रेया को घेरा तो उसका चेहरा उतर गया। पहले उसने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन जब समर ने उसे बताया कि कैमरे की टाइमिंग रागिनी की मौत से कुछ देर पहले की थी और उसके बालों पर रागिनी का खून मिला है जो फॉरेंसिक में मैच कर गया, तो श्रेया टूट गई। उसने कहा कि वो और रागिनी कॉलेज से दोस्त थीं, लेकिन पिछले कुछ सालों में रागिनी ने कई ऊंचे लोगों से पैसे वसूलना शुरू किया था। एक दिन उसने श्रेया को भी धमकाया कि उसके पास एक ऐसी वीडियो है जिसमें श्रेया एक बड़े माफिया के साथ डील कर रही है। अगर उसने मदद नहीं की तो वो वीडियो वायरल कर देगी। श्रेया डर गई थी और पहले तो रागिनी को समझाया, लेकिन जब उसने नहीं मानी तो उस रात वो उसके पास गई। दोनों के बीच बहस हुई। गुस्से में उसने उसे धक्का दे दिया, जो इतना जोरदार था कि रागिनी दीवार से टकराकर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। श्रेया डर गई और सबूत मिटाने के लिए कैमरा तोड़ दिया, फिर उसे छत से नीचे फेंक दिया, जिससे लगे कि आत्महत्या है। समर ने उसकी बात रिकॉर्ड कर ली और उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन केस यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि फॉरेंसिक टीम ने एक और चीज नोट की कि रागिनी की अंगुलियों के नीचे किसी और की त्वचा के टुकड़े फंसे थे। डीएनए टेस्ट से पता चला कि वो करण मल्होत्रा का था, यानी घटना के समय वो भी वहां था। समर ने करण को फिर पकड़ा तो उसने बताया कि वो रागिनी को धमकाने गया था, लेकिन श्रेया से पहले ही वहां पहुंचा था। दोनों के बीच झगड़ा हुआ और रागिनी ने उसे थप्पड़ मारा। उसने उसे धक्का दिया, जिससे वो गिर पड़ी।
वो घबरा गया और वहां से भाग गया। तब तक श्रेया आ गई और उसने सब कुछ देख लिया, यानी रागिनी की मौत की जिम्मेदारी दोनों पर थी। एक ने शुरुआत की और एक ने खत्म किया। कोर्ट में दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। समर ने केस बंद किया, लेकिन उसके मन में अब भी यह सवाल था कि अगर कैमरा टूट न गया होता तो क्या आज ये केस इतना गहरा होता, और क्या अधूरी तस्वीर कभी पूरी होती। कोर्ट रूम में जैसे ही श्रेया और करण को पेश किया गया, मीडिया की भीड़ टूट पड़ी। हर चैनल पर यही खबर थी कि एक वकील और एक अभिनेता ने मिलकर एक महिला को मौत के घाट उतार दिया। जज ने जब दोनों की दलीलें सुनी तो यह स्पष्ट हो गया कि मामला इरादतन हत्या से ज्यादा आत्मरक्षा और भय का मिश्रण था। श्रेया ने कहा कि उसने जानबूझकर रागिनी को नहीं मारा, वो केवल उसे समझाने गई थी, लेकिन हालात बेकाबू हो गए। दूसरी तरफ करण के वकील ने यह कहकर बचाव किया कि करण केवल सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा था, हत्या उसकी मंशा नहीं थी। लेकिन जब फॉरेंसिक रिपोर्ट, कॉल रिकॉर्ड, डीएनए और रागिनी के कैमरे से मिले अधूरे वीडियो को अदालत में पेश किया गया तो पूरा सच सामने आ गया। जज ने कहा कि जब दो व्यक्ति किसी की जान लेने की स्थिति में मौजूद हों और दोनों का हस्तक्षेप हो तो यह हत्या की साजिश मानी जाएगी, इसलिए दोनों को उम्र कैद की सजा दी जाती है। कोर्ट से बाहर निकलते समय मीडिया ने समर से सवाल किया कि क्या उन्हें लगता है कि केस पूरी तरह सुलझ गया है, तो समर ने सिर्फ इतना कहा कि इंसाफ तब पूरा होता है जब आत्मा को शांति मिले, और मुझे लगता है कि रागिनी की आत्मा अब शांत है। लेकिन इसी बीच फॉरेंसिक टीम ने समर को बुलाया और बताया कि कैमरे से एक और पुरानी फाइल मिली है जो अभी तक डिलीट समझी जा रही थी। जब समर ने वो वीडियो देखा तो उसके होश उड़ गए। उसमें रागिनी एक बंद कमरे में एक और महिला से बात कर रही थी जो अभी तक केस में नहीं थी। वो महिला थी नीरा चोपड़ा, एक नामी राजनेता की पत्नी, जिसने रागिनी को किसी पुराने स्कैंडल की फोटो हटाने के लिए पैसे ऑफर किए थे, लेकिन रागिनी ने इनकार कर दिया था। समर ने तुरंत नीरा चोपड़ा को ट्रैक किया तो पता चला कि वो देश छोड़ने की तैयारी में है। इंटरपोल को सूचना दी गई और कुछ ही घंटों में उसे एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। समर ने जब उससे पूछताछ की तो पहले तो उसने इनकार किया, लेकिन जैसे ही समर ने वीडियो दिखाया उसका चेहरा उतर गया। उसने बताया कि रागिनी को ब्लैकमेल करने के लिए उसने अपने एक आदमी को भेजा था जो कैमरा चुराने वाला था, लेकिन तब तक रागिनी मारी जा चुकी थी। यानी वहां 3 लोग पहुंचे थे उस रात, करण, श्रेया और नीरा का आदमी। समर को अब साफ लगने लगा कि रागिनी केवल ब्लैकमेलिंग नहीं कर रही थी, बल्कि उसे बहुत गहरे भ्रष्टाचार की जानकारी थी, जिसमें राजनीति, बॉलीवुड, पुलिस और वकालत सब शामिल थे। रागिनी एक डॉक्यूमेंट्री पर काम कर रही थी जिसका नाम था अधूरी तस्वीरें, जिसमें वो इन सब चेहरों को उजागर करना चाहती थी। समर ने उसकी फाइल्स खंगाली तो एक एनक्रिप्टेड ड्राइव मिली जिसे डिकोड करने में 3 दिन लगे। उस ड्राइव में ऐसे वीडियो थे जो सीधे सीधे देश की राजधानी के सबसे शक्तिशाली लोगों को कटघरे में ला सकते थे। समर अब खुद खतरे में था क्योंकि वो सच के बहुत करीब पहुंच चुका था। एक रात जब वो अपने ऑफिस से लौट रहा था तो उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए और बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची। समर समझ गया कि अब यह लड़ाई केवल केस की नहीं बल्कि सिस्टम से है। उसने एसीपी से डीआईजी को रिपोर्ट की और खुद सुरक्षा में चला गया, लेकिन वो ड्राइव उसने मीडिया को भेज दी। अगले ही दिन देश भर में हड़कंप मच गया। हर न्यूज चैनल पर वही वीडियो चल रहे थे जिसमें मंत्री, अभिनेता, पुलिस अधिकारी और बड़े वकील सब किसी न किसी गैरकानूनी हरकत में शामिल थे। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा ये था कि दिल्ली पुलिस का ही एक डीसीपी इन सब का मास्टरमाइंड था, जो इन सभी को सुरक्षा देता था और बदले में मोटी रकम लेता था। समर ने तुरंत उस डीसीपी के खिलाफ सबूत जुटाए और कोर्ट में पेश किया, लेकिन कोर्ट से पहले ही उसे मार दिया गया और केस कमजोर हो गया। समर पर राजनीतिक दबाव बढ़ने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी। 1 साल तक केस चला और आखिरकार कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। समर को केस से हटा दिया गया, लेकिन उसका जुनून नहीं टूटा। रागिनी की बहन ने उसे धन्यवाद कहा और कहा कि उसकी बहन का सपना अब अधूरा नहीं है। समर ने कहा कि अधूरी तस्वीर अब पूरी हो चुकी है, लेकिन उसके रंग आज भी खून से सने हैं। केस बंद हुआ, लेकिन समर की डायरी में रागिनी की फाइल का एक पन्ना अब भी चिपका हुआ था, जिस पर लिखा था, सच हमेशा अकेला होता है, लेकिन उसकी जीत सबकी होती है। समर ने उस पन्ने को फ्रेम में लगाया और ऑफिस की दीवार पर टांग दिया।
ताकि हर केस की शुरुआत और अंत में उसे याद रहे कि न्याय कितना मुश्किल है लेकिन जरूरी भी।